नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी में उतरेंगे। ये सफर हजारों साल पुराना है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, फिर गुलाम बना और आज फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी यात्रा का एक नक्शा बनाते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत काम का हो सकता है जो परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं। जी। तो चलिए इस कहानी की पहली गांठ खोलते हैं। ये सोचना भी मतलब अजीब लगता है कि एक वक्त था जब भारत दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर था। ये कहानी है कब की? ये कोई मिथक नहीं है, ये हकीकत है। अगर हम इतिहासकार एंगस मैडिसन के आंकड़ों को देखें, हाँ, एंगस मैडिसन, तो 1000 ईस्वी में दुनिया की कुल जीडीपी में भारत और चीन का मिलाकर आप सोचिए 50% से ज्यादा का योगदान था। 50%? दुनिया की आधी दौलत यहीं पैदा हो रही थी। और 1600 ईस्वी तक आते आते मतलब मुगल काल में वैश्विक आय में अकेले भारत का हिस्सा लगभग 23% था। 23%। इसका मतलब तो ये है कि दुनिया में बिकने वाला लगभग हर चौथा सामान मेड इन इंडिया था। हाँ, कह सकते हैं। आज हम जिस मेक इन इंडिया की बात करते हैं वो उस समय हमारी हकीकत थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये तस्वीर इतनी नाटकीय रूप से बदली कैसे? सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश गरीबी के जाल में फंस कैसे गया? और यहीं से कहानी में ब्रिटिश काल की एंट्री होती है। बिल्कुल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उनका मकसद भारत को औद्योगिक रूप से विकसित करना तो था नहीं। उनका मॉडल बहुत साफ था। भारत को कच्चे माल का सप्लायर बनाओ और फिर ब्रिटेन के कारखानों में बने तैयार माल के लिए एक विशाल बाजार में तब्दील कर दो। अच्छा। यहाँ जो भी बुनियादी ढांचा बना, जैसे रेलवे या बंदरगाह, उनका मुख्य उद्देश्य इसी शोषण की प्रक्रिया को और आसान और कह लीजिए तेज बनाना था। लेकिन ये सिर्फ व्यापार तो नहीं था, ये पूरी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की एक सोची समझी रणनीति लग रही है। रणनीति ही थी। स्रोतों में इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला 1600 से 1757, फिर 1757 से 1857 और फिर 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन। हाँ, और इन चरणों में कई प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं। पहली थी वह औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी। भारत का कपड़ा उद्योग, खासकर बंगाल का मलमल, दुनिया भर में मशहूर था। उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया। कैसे? कारीगरों पर भारी टैक्स लगाए गए और ब्रिटेन की मिलों में बना सस्ता कपड़ा बाजार में भर दिया गया। अच्छा। दूसरी प्रक्रिया थी कृषि का व्यवसायीकरण, जहां किसानों को अपनी जरूरत का अनाज उगाने की बजाय कैश क्रॉप्स उगाने पे मजबूर किया गया होगा। बिल्कुल, नील, कपास या अफीम जैसी नकदी फसलें, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों को इसकी जरूरत थी। और शायद सबसे विनाशकारी थी वो धन की निकासी। हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में इस पर बहुत जोरदार तरीके से लिखा है। पर ये होता कैसे था? क्या इसका कोई हिसाब किताब है? हाँ, हिसाब किताब बहुत साफ है। ये भारत से ब्रिटेन की ओर पैसे का एक तरफा बहाव था। एक तरफा? हाँ, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था। ये पैसा होम चार्जेस के नाम पर जाता था। होम चार्जेस? जी। इसमें भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम तनख्वाह और पेंशन शामिल थी, जो ब्रिटेन में दी जाती थी। अरे वाह। ब्रिटेन में भारत के नाम पर लिए गए कर्जों का ब्याज भी इसी में था। औरतों और भारत में तैनात ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च भी भारत ही उठाता था। मतलब हर तरह से? हर तरह से। 1930 के दशक तक ये रकम हर साल 40 से 50 मिलियन पाउंड के बराबर थी। तो इसका असल असर क्या हुआ? ये सिर्फ पैसा जाना नहीं था, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सोचिए, ये सिर्फ पैसे का जाना नहीं था, ये भारत के भविष्य में निवेश करने की उसकी क्षमता का जाना था। सही बात है। जो पैसा भारत में सड़कें, स्कूल, अस्पताल या नए कारखाने बना सकता था, वो ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और ब्रिटेन के युद्धों का खर्च उठा रहा था। इसने तो भारत के विकास की गाड़ी को दशकों पीछे धकेल दिया। बिल्कुल। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि रेलवे और डाक व्यवस्था तो अंग्रेजों की ही देन है, जिसका फायदा हमें आजादी के बाद मिला। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही आम तर्क है, लेकिन हमें इसके पीछे का मकसद समझना होगा। रेलवे लाइनों का जाल इसलिए नहीं बिछाया गया कि भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। आप उनका नक्शा देखिए। हाँ। वो बंदरगाहों को देश के भीतरी हिस्सों से जोड़ती थी। क्यों? ताकि गांवों से कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचे और ब्रिटेन से आया तैयार माल देश के कोने कोने में बेचा जा सके। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मकसद था सेना को तेजी से कहीं भी पहुंचाना, ताकि विद्रोहों को कुचला जा सके। तो हाँ, फायदा हुआ, लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट था। असल मकसद तो शोषण ही था।
आंकड़े इस पूरी कहानी को साफ कर देते हैं। 1600 में जहां वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% थी, वो 1947 में 3% से भी कम रह गई। और वैश्विक जीडीपी में जो 23% की हिस्सेदारी थी, वो गिरकर सिर्फ 3% रह गई। जी। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो विरासत में एक खोखली अर्थव्यवस्था मिली। बिल्कुल। भयंकर गरीबी, 16% से भी कम साक्षरता दर और एक ऐसा कृषि क्षेत्र जो करोड़ों का पेट भरने में भी सक्षम नहीं था। सही कहा। यहाँ से एक नए भारत का सफर शुरू होता है जो काफी धीमा था। बहुत धीमा। आजादी के बाद के पहले 3 दशक मतलब 1951 से 1980 तक हमारी विकास दर 3.5% के आसपास अटकी रहे। 3.5%? जी। ये वो दौर था जब अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने मजाक में इसे हिंदू विकास दर कहा था। अच्छा, हिंदू विकास दर। हाँ, ये एक नियोजित, बंद और समाजवादी झुकाव वाली अर्थव्यवस्था का दौर था। हमारा जोर आत्मनिर्भरता पर था, आयात को कम करने पर था, जिससे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। ये धीमी रफ्तार क्यों थी? क्या हम उस वक्त कुछ गलत कर रहे थे? गलत कहना शायद ठीक न हो, उस वक्त के हालात वैसे थे। अच्छा। दशकों की गुलामी के बाद एक डर था कि विदेशी कंपनियां फिर से हावी न हो जाए, इसलिए लाइसेंस राज जैसी व्यवस्था बनाई गई। लाइसेंस राज? हाँ, जहां कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका उद्देश्य तो संसाधनों का सही बंटवारा करना था, लेकिन असल में इसने नौकरशाही को बढ़ावा दिया और प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। हाँ, और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर थी। तो 40 साल की धीमी रफ्तार के बाद अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हमारे पास कुछ हफ्तों के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। जी। ये एक तरह का इकोनॉमिक हार्ट अटैक था और यहीं से भारत की दूसरी कहानी शुरू होती है, 1991 का वो साल। बिल्कुल। 1991 का संकट एक बहुत बड़ा झटका था। हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन इसी संकट ने हमें एक बड़ा मौका भी दिया। तब की सरकार ने सुधारों का एक बड़ा पैकेज लागू किया, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जी। यानी मोटे तौर पर कहें तो व्यापार करने के नियम आसान किए गए, कई सरकारी कंपनियां निजी हाथों में बेची गईं और दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। यही था वो बड़ा बदलाव। और इस बदलाव का असर जबरदस्त था। जो अर्थव्यवस्था 3-4% पर रेंग रही थी, वो दौड़ने लगी। अच्छा? 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1992 से 97 के बीच अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ी और 2002 से 2007 के बीच तो भारत की विकास दर 8.6% सालाना थी। 8.6%? जो चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे तेज थी। तो ये जो तेज विकास था, क्या ये अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में बराबर था या कोई एक सेक्टर था जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहा था? और यहीं से संरचनात्मक बदलाव की बात आती है ना? बहुत सही सवाल। और यही भारत की विकास कहानी को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाता है। कैसे? देखिए, आमतौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर उद्योग से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड पाथ है। भारत ने उद्योग वाले चरण पर एक तरह से छलांग लगा दी। हमारा विकास मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर ने चलाया, जैसे आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम। बिल्कुल। आजादी के समय जहां जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से ज्यादा था, वहीं 2019 तक ये 18% से भी कम रह गया। और सेवा क्षेत्र का योगदान 55% से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई थी और तेज दौड़ रही थी। लेकिन फिर 21वीं सदी अपने साथ नए वैश्विक झटके लेकर आई। सबसे पहले 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है भारत की प्रतिक्रिया। दुनिया भर में जब बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, तब भारत पर असर तो हुआ, लेकिन हम संभल गए। हाँ, हम संभल गए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय प्रोत्साहन दिया और आरबीआई ने 5.6 लाख करोड़ रुपए की तरलता डाली। 1 मिनट, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं। राजकोषीय प्रोत्साहन और तरलता डालना, आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब है कि सरकार ने खुद पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, जैसे सड़कें बनाने में या लोगों को टैक्स में छूट देकर, ताकि बाजार में मांग बनी रहे। बिल्कुल। और तरलता डालने का मतलब है कि आरबीआई ने सिस्टम में और पैसा उपलब्ध कराया ताकि बैंक आसानी से और सस्ते में लोगों और कंपनियों को कर्ज दे सकें।
ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। जी, इन कदमों ने हमें मंदी से तो बचा लिया, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया। और 2008 के संकट से हम उभर ही रहे थे कि एक दशक बाद इतिहास का शायद सबसे बड़ा झटका आया, कोविड-19 महामारी। हाँ। इसने उस अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जो पहले से ही थोड़ी सुस्त हो रही थी। महामारी का प्रभाव बहुत गहरा और अभूतपूर्व था। 2020-21 की पहली तिमाही में हमारी जीडीपी में 23.8% की ऐतिहासिक गिरावट आई। 23.8%। सोचिए, अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा ठप हो गया। जो संपर्क प्रधान सेवाएं थी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, पर्यटन, वो तो लगभग बंद हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान कृषि क्षेत्र मजबूती से खड़ा रहा, क्योंकि उसे लॉकडाउन से काफी हद तक छूट दी गई थी। तो इस महाझटके से उबरने की कहानी कैसी रही? क्या हम वापस वहीं पहुंच गए जहां महामारी से पहले थे? रिकवरी बहुत तेज रही है, इसमें कोई शक नहीं। 2021-22 में अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की सबसे तेज रिकवरी में से एक थी। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आरबीआई का एक अनुमान है जो हमें जमीनी हकीकत बताता है। वो क्या? उनका कहना है कि महामारी ने जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, उसकी पूरी भरपाई करने में, मतलब उस ग्रोथ पर वापस पहुंचने में जो बिना महामारी के होती, हाँ, भारत को 2034-35 तक का समय लग सकता है। 2034-35 यानी लगभग 12 साल का लंबा सफर है। जी। और इस रिकवरी की एक और खासियत है जिसे विशेषज्ञ के शेप्ड रिकवरी कह रहे हैं। के शेप्ड? हाँ, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से जैसे बड़ी कंपनियां, आईटी सेक्टर, वो तो बहुत तेजी से ऊपर गए, लेकिन दूसरे हिस्से जैसे छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, वो और नीचे चले गए। यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई इस दौरान और बड़ी है। दुर्भाग्य से हाँ। तो हमने एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति से एक उपनिवेश बनने, फिर स्वतंत्रता के बाद धीमी वृद्धि से संघर्ष करने और अंत में 1991 के बाद एक उच्च विकास वाली सेवा आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर देखा। और अब वो अर्थव्यवस्था 2008 और कोविड जैसे बड़े वैश्विक झटकों का सामना कर रही है और उनसे उभर भी रही है। यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत के इस अनोखे विकास पथ को देखते हुए, जहां सेवा क्षेत्र ने औद्योगिक यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है, इसका रोजगार पैदा करने और स्थायी विकास पर लंबा असर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ सेवा क्षेत्र करोड़ों युवाओं को नौकरियां दे सकता है? खासकर तब जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रही है। बिल्कुल। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की एक व्यापक पड़ताल थी। इस विश्लेषण के अगले हिस्से में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इन विभिन्न क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर और भी गहराई से बात करेंगे। तो अगली चर्चा सुनना ना भूलें।